अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हमारे पास पैथोलॉजी का यूनिट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें से मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं आपको वो वाले टॉपिक्स पहले कराऊंगी जो कि हैं ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपके पास बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इस वजह से क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा है और हमारे पास वैसे तो मेनली यही सिस्टम एक है जो पैथोलॉजी पूरी में रहेगी, और इसका चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, दोनों ब्लड वेसल्स और हार्ट। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं सारे के सारे लाजमी पहले कवर करूंगी। टाइम बचा तो फिर मैं आपको जो है वो दूसरे भी करा दूंगी जो कुछ रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपको पता है कि पहला चैप्टर ब्लड वेसल्स का, उसी से हमने शुरू करना है। पहले ब्लड वेसल्स का हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया हुआ। आपको पता है ये जनरली अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है एडवेंटिशिया, उसके बाद होती है हमारे पास मीडिया, और अंदर वाली होती है इंटिमा। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास हर ब्लड वेसल की। और उन इन बाहर वाली जो दोनों लेयर्स है एडवेंटिशिया और मीडिया, इनके दरमियान में होता है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, और मीडिया और इंटिमा के दरमियान में होता है इंटरनल इलास्टिक लेमिना। और उसके अलावा आपको पता है कि जो ये मीडिया होती है ये ज्यादातर स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। जो एडवेंटिशिया ये ज्यादातर फाइब्रोमस्कुलर, मतलब इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह होता है, और इंटिमा जो होती है वो एंडोथीलियम होती है आपका। ठीक है, तो ये वेसल की लेयर्स होती हैं। आर्टरीज जो है आपकी वो है जिनकी थिक, मतलब थोड़ी वॉल्स ज्यादा, जिसमें मीडिया ज्यादा होता है, और वेन्स होती हैं जिनका ल्यूमेन ज्यादा होता है, और ये वॉल उनकी पतली होती है। और कैपिलरीज तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियल लाइन होती है। अच्छा, अब स्टार्ट करेंगे तो पहले हमने बात करनी है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज की। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज में पूरा आपको नहीं करा रही, वो उसमें से शुरू में खाली ये बातें लिखी हुई कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, वो जरा सा एक दफा रीड कर लेना। और जो टेबल वहां बना हुआ ना कॉजेज का, वो आपने याद करना है। जो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, और उसकी या फिर 2 पैटर्न वो पूछ लेते हैं, ये पैटर्न ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, तो ये हम कर लेते हैं। हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। जरा सा इसके बारे में इस वजह से मैंने जिक्र किया क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। दूसरी बात ये थोड़ी समझने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं, मॉर्फोलॉजी है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पूरी ब्लड प्रेशर का जो बाकी सारा हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज का टॉपिक है उसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है जो कि एक रीड में भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना। नॉर्मल इज 120/80। जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा हो जाएगा ब्लड का प्रेशर, तो हर वेसल पे भी, हम वेसल्स की बात करें, वेसल्स पे आपकी सारों पे जोर पड़ेगा। जब वेसल्स पे जोर पड़ता है तो डेफिनेट सी बात है कि एक पाइप में लूं अगर, और एक पाइप से एक नॉर्मल हद में, मतलब एक नॉर्मल स्पीड में पानी गुजारूं, और एक पाइप से मैं बहुत तेजी से पानी गुजारूंगी, तो जाहिर सी बात है कि पाइप की जो वॉल्स है उन पे फर्क आएगा, उन पे असर पड़ेगा। और यही बात हो रही होती है हमारी वेसल्स के साथ, उनकी वॉल्स पे फर्क पड़ रहा होता है। तो हमारे पास जो चेंजेस आते हैं वो वियर एंड टियर के चेंजेस आ रहे होते हैं अंदर की तरफ उनके। पहली बात तो दो बातों से, दो तरह के चेंजेस आने चाहिए वेसल्स में। पहला चीज तो ये आना चाहिए कि जब किसी चीज पे मुसलसल प्रेशर पड़ता है तो वो उसके अगेंस्ट अडेप्ट करने की खुद को कोशिश करती है, ये आपको पता है। तो अडेप्टेशन में वो अपने आप को मजीद थिक करने की कोशिश करती है, रिजिलियंट बनाने की कोशिश करती है, ताकि ऐसा हो कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो पहला चेंज तो ये होता है। दूसरा, वो तेज आने वाला प्रेशर उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके सेल्स को तोड़ भी देता है, कुछ वेयर एंड टेयर भी कर देता है, उसकी वजह से भी उस वेसल में चेंज आ रहा होता है। और यही दोनों चेंजेस हैं, अभी हम उनका जिक्र करते हैं। तो हमारे पास जो ब्लड वेसल हाइपरटेंशन में आते हैं ना वेसल्स में चेंजेस, वो 2 मेजर तरह के होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस का वर्ड जो इस्तेमाल करना है ये याद रखना, बहुत अच्छे से आपसे वाइवा में स्पेशली पूछते होते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का वर्ड जो है ना, सिंपली इट इज थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज, ये मैंने लिखा है। ठीक है, थिकनिंग या हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। स्क्लेरोसिस क्या होता है आपका, हार्डनिंग हो जाना, किसी चीज का सख्त हो जाना। एंड आर्टीरियो का मतलब है आर्टरीज। तो जब आपकी हार्डनिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ वेसल्स सख्त हो जाती हैं। ठीक है, खास तौर पे क्योंकि आर्टीरियो है तो आर्टरीज की हम बात करें, क्योंकि सबसे पहला जो प्रेशर बर्दाश्त करती हैं वो आर्टरीज करती हैं। तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज जो है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस का लफ्ज हम तब कहते हैं जब हम ये स्पेसिफिकली जो है वो स्मॉल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आर्टीरियोलो यहाँ पर आके, यहाँ पर क्या, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जनरली सारी आर्टरीज के लिए, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस आर्टीरियोल्स के लिए, कि जब स्मॉल जो आर्टीरियोल्स होती हैं उनमें हार्डनिंग और थिकनिंग हो जाती है तो आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होती है। ये डिफरेंस पक्का याद रखना, आपसे वाइवा में पूछते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस वो वाला चेंज है जिसमें होता कुछ ऐसे है, मतलब मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उसमें होता कुछ ऐसे कि आपके पास वेसल की वॉल्स है वो पूरी थिक हो जाती है और डिफ्यूज पिंक कलर की। ठीक है, मतलब उसमें सारी की सारी थिकनिंग होती है, डिफ्यूज पिंक कलर का हाइलिन जैसा डिपॉजिट हमें नजर आता है। जैसे आपका वो हाइलिन कार्टिलेज होता है ना डिफ्यूज पिंक कलर का, उस तरह पूरी पिंकिश वॉल हो जाएगी, थिक हो जाएगी, दरमियान में जरा सा ल्यूमेन रह जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। जो सारा ये प्रोसेस होता है, मतलब अगर मैं कहूँ कि होता क्यों है, तो होता सारा का सारा यही वजह होती है कि आपके पास मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये खुद को अडॉप्ट कर रहा होता है।
जो अंदर वाले सेल्स है हमारा, अंदर वाली कौन सी लेयर है, एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम डैमेज हो रही होती है, उस डैमेज होने की वजह से पीछे जो स्मूथ मसल सेल्स की लेयर है वो अपने आप को इंक्रीज करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ज्यादा बनने लग जाता है कि हम अंदर से जो एंडोथीलियल सेल्स इंजर हो रहे हैं उनको उनका मुआवजा दें, उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें, तो अंदर से स्मूथ मसल सेल की एक्सेस होती जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट होता जाता है। ये सारी चीजें मिलके वॉल को बहुत ज्यादा थिक और मोटा बना देती हैं और वेसल बहुत नैरो हो जाती है इसकी वजह से, एंड दिस इज नॉन एज हाइलन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब ये चेंज जो है ना किसी भी पर्सन की आर्टरीज में आना होता है, एजिंग का प्रोसेस है ये नॉर्मल, क्योंकि एजिंग के साथ साथ वेसल्स सख्त तो होती ही होती है ना, वेसल्स में सख्ती आना एजिंग प्रोसेस के साथ है, लेकिन जो लोग एजिंग प्रोसेस में सिर्फ जिनमें ये हो रहा होता है वो बहुत लेट जाके होता है, लाइक 70 प्लस हो जाएंगे, 80s के करीब उनकी उम्र होगी तब जाके ये होगा, लेकिन जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उनमें 40s 50s में ये चेंज आने लग जाता है, एज की बात कर रही हूँ। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है आपका, ये इवन आपकी किडनीज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि आर्टीरियोज को इफेक्ट कर रहा है ना, स्मॉल आर्टीरियोज, तो किडनीज में जब ये चीज होती है तो नेफ्रोस्क्लेरोसिस हम उसको कहते हैं, और उससे आपका बहुत ज्यादा जीएफआर में फर्क पड़ता है, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका किडनी फंक्शन बहुत लॉस हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये चीज होती है सिवियर हाइपरटेंशन में, मतलब बहुत शदीद ज्यादा जिनका ब्लड प्रेशर रहता है मुसलसल रहता हो उन लोगों में ज्यादा हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि आपकी अनियन रिंग अपीयरेंस आती है, आपका ये एमसीक्यू एससीक्यू बहुत ज्यादा आता होता है अनियन रिंग अपीयरेंस का। अनियन रिंग इस तरह से कि आपका ये अगर वेसल का ल्यूमेन है ना, इसके साथ जैसे प्याज के छिलके होते हैं इस तरह से डिपॉजिटेड पिंक मटेरियल आपको मिलता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लेयर्स में, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स। ये अनियन स्किन अपीयरेंस आती है, अनियन स्किन अपीयरेंस इस वजह से आती है कि हमारे पास होना यही वाला काम होता है कि थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज है और सिवियर हाइपरटेंशन की वजह से, लेकिन इसमें बहुत शदीद हाइपरटेंशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन का इतना टाइम नहीं देती, और ये मसल्स अपने आप को लेयर बाय लेयर अरेंज करते जाते हैं। सिर्फ मसल्स नहीं होते हैं, थोड़ा सा ईसीएम भी होता है आपका, लेकिन ईसीएम से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेरी वही बना है कोलेजन इलास्टिन वगैरह, लेकिन स्टिल तो ये आपका होता है अनियन स्किन अपीयरेंस एंड इट अकर्स इन योर सिवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। और अगर आपका होता है ना अगर साथ जो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, मेलिग्नेंट का मतलब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर 200/120 से ज्यादा हो और अक्सर हुआ करे, तो उसमें तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें ना सिर्फ ये कि चीजें खुद को अडेप्ट करती हैं बल्कि साथ सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है और फिब्रिन डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जो कि आपको बिल्कुल लॉस ऑफ फंक्शन टाइप चीज कर देती है, ठीक है। तो बारह ये बातें आपने याद रखनी, ये आपका क्वेश्चन आता होता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक विच इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। मैंने आपको बता दिया हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज को कहते हैं, उनमें से आर्टीरियोलो की भी हमने बात कर ली। एक अगली डेफिनेशन है मोंकीबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस, 2-3 दफा ये आपकी एमसीक्यू में आई हुई है, वैसे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नाम से पता चले मोंकीबर्ग तो किसी ने अपने नाम पे रखा होगा, किसी बंदे ने जिसने डिस्कवर किया। मीडियल का मतलब है कि इंटिमा और सॉरी आपका जो ब्लड वेसल्स का मीडिया मेनली इफेक्ट हो रहा है, एंड स्क्लेरोसिस का मतलब है थिकनिंग। तो इसमें होता ही है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके खास तौर पे जो मीडियल लेयर है, जो स्मूथ मसल लेयर है, उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कैल्सिफिक डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं, और वो कैल्सिफिक डिपॉजिट्स उसको बहुत थिकन और हार्डन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंटिमा पे मेजर इफेक्ट नहीं डाल रहा होता और बहुत ज्यादा कुछ इसकी वजह से वॉल थिक नहीं हो रही होती, इसलिए ये इतना ज्यादा क्लिनिकली एविडेंट नहीं होता। बस अगर आपके पास एमसीक्यू ऐसा है ना कि कैल्सिफिक डिपॉजिट्स इन मीडिया या मीडियल स्क्लेरोसिस, तो फिर वो आपने ना उसको मोंकीबर्ग वाला कर देना, मतलब ये आता होता है एमसीक्यू 2-3 दफा। जो तीसरी आपकी चीज है दैट इज फाइब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेसिया। ये डेफिनेशंस ना 1-2 दफा आपके एमसीक्यू में आई है, इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ। इसका मतलब ये होता है आपके पास नाम से फिर से अगेन पता चल रहा है हमें कि इंटिमा हाइपरप्लास्टिक हो गए हैं, इंटिमा का साइज इंक्रीज हो गया, और वो भी किस तरह इंक्रीज हुए, फाइब्रस एंड मसल की डिपोजिशन से। तो ये आपका बेसिकली जो चेंज है। अच्छा जी, तो ये आपका ना असल में ये होता है कि हीलिंग रिस्पॉन्स होता है एक तरह का, कहाँ फाइब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेसिया होता है ना, ये ज्यादातर आपकी मस्कुल आर्टीरियोल्स को नहीं, मतलब पहले तो हम कहते हैं ज्यादा छोटी जो आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस तो ज्यादा छोटी करते हैं, ये ज्यादातर आपकी मस्कुलर आर्टरीज को करते हैं जो मीडियम साइज होती हैं, एंड इट इज मेनली योर टाइप ऑफ हीलिंग, मतलब जैसे किसी जगह पर बहुत शदीद इंजरी होती है ना, तो उसकी हीलिंग में आपका उस जगह पर फाइब्रस टिश्यू आगे डिपॉजिट हो जाता है, ये उस किस्म की बात होती है। और ये इतना सवेयर भी हो सकता है कि बिल्कुल आर्टरी को ऑक्लूड कर दे, लेकिन बहरहाल नॉट वेरी मच, मतलब इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे एग्जाम में इस तरह पूछते नहीं है। हमारे लिए जो अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। मैंने गिन के टॉपिक से सिर्फ वो वाले उठाए हैं जो आपके क्वेश्चन में बार बार आते हैं, इसलिए अगर मैं बार बार ये कहूंगी ना कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बात वही आप कहेंगे कि हर चीज इंपॉर्टेंट कहती जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने हर चीज उठाई ही नहीं है पढ़ाने के लिए, सिर्फ वो चीजें उठाई हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए आपने इनको एटलीस्ट इनको बहुत अच्छे से करना है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारा चीज होती है, आपको पता है कि दिस इज ये तो था ना हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है हार्डनिंग ऑफ द आर्टीरियोस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है हमारे पास वो वाली प्रोसेस जिसमें आपके वेसल्स के अंदर एथरोमास डिपॉजिट होने लग जाए, ठीक है। वो एथरोमास या तो वेसल वॉल को बहुत नैरो कर दें
या उसको पूरा बंद कर दें, ऑक्लूड कर दें, या फिर वो रप्चर होके कहीं और पर जाके और जहाँ किसी और जगह को ऑक्लूड कर दें, मतलब दे कैन कॉज एनीथिंग, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली द डिपोजिशन ऑफ एथेरोमास या प्लाक्स या प्लेक्स, जो कुछ लोग प्लेक्स कहते हैं, कुछ प्लाक्स कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ एथेरोमास या प्लेक्स इन योर आर्टरीज इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आपसे पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन पूछते हैं, फिर आपसे एथेरो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस का डिफरेंस पूछते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं अब बताएं कि एथेरोमा होता क्या है। एथेरोमा को डिफाइन करना आना, एथेरोमा के कंपोनेंट्स, एथेरोमा की डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब जो आपका बेसिकली एक प्लाक होता है उसको ड्रॉ करना, जो आपकी बुक में बना हुआ है, मीडियम रॉबिन्स में, बिग रॉबिन्स में, दोनों में बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ब्लॉक होता ही है कि हमारे पास अगर ये एक वेसल वॉल है तो यहाँ पर एक कुछ मटेरियल आके डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम एथ्रोमा या प्लाक कहते हैं। वो एथ्रोमा के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका अंदर एक उसकी कैप होती है, और एक अगर ये मेरे पास वेसल की वॉल है ना, सपोज करते हैं ये मेरे पास वेसल की वॉल है, मतलब मैंने स्ट्रेट करके ड्रॉ की है बड़ी सी, तो ये मेरे पास चीज जो डिपॉजिट हुई है, एक उसकी कैप है ऊपर और एक उसके अंदर कोर है, ठीक है। तो इसको आपने हमेशा एथ्रोमा का लिखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अ लिपिड कोर एंड अ फाइब्रस कैप, ठीक है। तो जो लिपिड कोर अंदर होता है ये बना हुआ होता है आपका, मेनली दो चीजें जो आपने कभी भी नहीं इसमें भूलनी, वो है कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ये दो लाजमी इसमें होते हैं। उसके बाद इसमें होते हैं फोम सेल्स। फोम सेल्स आपके क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस, जिनके अंदर लिपिड एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। आपके मैक्रोफेजेस किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होते हैं, और अगर वो अपने अंदर लिपिड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो उन्हें फोम सेल्स कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, फोम सेल्स, और कुछ आपका नेक्रोटिक डेब्रिस यानी कि कुछ टूटे फूटे सेल्स अंदर पड़े हुए होते हैं, ये सारे मिलकर बनाते हैं कोर ऑफ योर प्लाक। और उसके बाद जो कैप इसकी बनती है ना, वो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आके फाइबर्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, कुछ स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, कुछ फाइबर्स से मुराद होता है कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। कुछ कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स हैं, कुछ स्मूथ मसल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी प्रोटोग्लाइकेंस वगैरह कंपोनेंट्स हैं, ये सब जाके इधर ऊपर डिपॉजिट होती है तो एक थिक कैप बना देते हैं, इसको कहते हैं हम फाइब्रस कैप। ये दोनों जब चीजें मिल जाती हैं तो एक पूरा आपका एथ्रोमा कंप्लीट हो जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, मतलब इसकी पैथोजेनेसिस क्या, ये पूरी डिटेल में हम आगे सारी बात करेंगे कि ये बनता किस तरह से, किस तरह लिपिड अंदर आता है, क्या सिलसिला होता है, ये हम आगे सारी बात करनी है अभी हमने, ठीक है। तो बहरहाल प्लाक का स्ट्रक्चर ऐसे, इसको ड्रॉ भी आपको करना आना चाहिए और इसको आपने लेबल के साथ इस तरह से एक्सप्लेन भी करना है। होता ये यार, अगर मोटी सी बात बताऊं ना, तो एक बंदा है, क्योंकि जाहिर है हम कह रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस सामने नजर आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, जाहिर है उन्हीं लोगों में ज्यादा होगा जो ओबीस होंगे, जो स्मोकर होंगे, जो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले होंगे, क्योंकि उनमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक्सेस होता है। वो कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम से ये पूरा प्लाक नहीं बन जाता, आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू होता है एक जगह पर आपकी वॉल ऑफ द आर्टरी पे, आहिस्ता आहिस्ता वो डिपॉजिट होते होते थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि कोलेजन इलास्टिन वहां पर, जाहिर जहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है वहां की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट हो रहा है, वो वहां पर सारे के सारे बाकी मीडिएटर्स आ जाते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा प्लाक बनता है। चलिए बाकी डिटेल में बाद में बात करते हैं, अभी इतना ही काफी है। अब इस एक आर्टरी की वॉल है, ये देखें इसके अंदर बन गया प्लाक, ठीक है, ये मेरी वेसल है, इसके अंदर प्लाक। अब इसके इसी वेसल के अंदर से ब्लड ने भी गुजरना था, ब्लड का हो गया रास्ता तंग, तो जाहिर सी बात है ब्लड तो इसको धक्के मारेगा कि भाई हटो मेरे रास्ते से, तो वो धक्के मारेगा, तो ये रास्ते में पहली बात तो ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब ब्लड तो धक्के मारेगा, धक्के मारने से अगर ये यहाँ से टूट गया तो उसको रप्चर हो जाना कहते हैं। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पूरा पूरा इधर से उखड़ जाए, वो होता है कि इधर से अलग होके पूरा एक थ्रोम्बस बन जाना, और वो थ्रोम्बस किसी भी जगह पर एम्बुलस की तरह सर्कुलेट करता रहेगा, वो जब तक किसी छोटी आर्टरी में जाके फंस नहीं जाएगा तब तक वो सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा ये होता है कि प्लाक पूरा रप्चर हो जाए, रप्चर का मतलब है फट जाना, ठीक है। एक है इधर से उखड़ जाए दीवार से लेकिन पूरा सही सलामत साबित रहे, दूसरा होता है फट जाए, फट जाएगा तो सारे प्लाक के कंटेंट्स रिलीज हो जाएंगे ब्लड में, मतलब छोटे 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 करके बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स ये सब कुछ रिलीज हो जाएगा, वो भी एक प्रोसेस हो सकता है। तो एनी वन ऑफ दीज थिंग कैन हैपन एंड रिजल्ट जो भी होगा वो बुरा ही होगा, ठीक है। बाकी अगले पार्ट में करते हैं, अभी तक किसी कोई मसला हो कि ना आस्क मी, थैंक यू।